Okay, microeconomics, theory of supply. In last class we dealt with what is supply, supply schedule क्या होता है, supply curve क्या होता है, supply curve कैसा होता है, it is an upward sloping curve, जिसका मतलब क्या है, with the वो increasing price with increasing supply. supply will increase with the increase in price, अब या फिर जैसे जैसे price increase होगा supply increase होगी, जैसे जैसे supply increase होगी जैसे प्राइस के ही बिहेवियर में आप सप्लाई की बात करोगे, प्राइस विल इंक्रीज एंड द सप्लाई विल इंक्रीज, प्राइस फॉल हो जाएगी तो सप्लाई भी गिर जाएगी. दिस वाज द सप्लाई का मार्केट सप्लाई का पढ़ा हमने, इंडिविजुअल सप्लाई का पढ़ा, एक प्रोड्यूसर के टोटल कितना सप्लाई करेगा, दो इंडिविजुअल सप्लाई को जब हम ऐड कर देंगे तो उससे हमारी क्या निकल आएगी, मार्केट सप्लाई. देन वी वर डीलिंग विद सप्लाई फंक्शन और कुछ डिटरमिनेंट्स, यानी कि कुछ ऐसे रीजंस, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से सप्लाई इफेक्ट होती है. वी वर डीलिंग विद दैट. सबसे पहला तो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्राइस विल इंक्रीज, सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज. सेकंड चीज में पढ़ी थी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स हमने पढ़ा था, अगर प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, टी की सप्लाई स्टॉप, सप्लाई ऑफ टी विल फॉल, सप्लाई ऑफ टी विल फॉल. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री. नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, जितनी ज्यादा फर्म्स होगी, फर्म्स ज्यादा होगी उतना क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, हेंस प्राइस कम होगा. नेक्स्ट इज गोल ऑफ द फर्म. अगर फर्म का गोल प्रॉफिट मेकिंग है, अगर क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है, तो इट विल ओनली सप्लाई व्हेन प्राइस इज हाई. तब सिर्फ कब सप्लाई करेगा जब प्राइस हाई. तो प्रॉफिट ज्यादा, अगर उसको प्रॉफिट ज्यादा करना है तो वो हायर प्राइस पे ही सप्लाई करेगा. नेक्स्ट इज दी प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड वाटर रिसोर्स. अगर तो ये एक्सपेंसिव पड़ेंगे, महंगे पड़ेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ेगी. इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब है कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा ना. और अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा तो आप क्या करोगे, सप्लाई कम कर. ठीक है, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा. सप्लाई ऑफ कमोडिटीज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ फैक्टर्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन. अगर जो फैक्टर प्राइस है डिक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस. अकॉर्डिंगली ज्यादा कमोडिटी सप्लाई होगी एट द एक्जिस्टिंग. वही वोल्टेज लिखे उन्होंने कि अगर प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाएंगे तो चीज बनाने की कॉस्ट कम हो जाएगी, चीज बनाने की कॉस्ट कम हो जाएगी तो आप ज्यादा सप्लाई करना चाहोगे. कॉस्ट क्या है, कॉस्ट तो प्रोड्यूसर बेयर कर रहे हैं ना, तो अगर उसको कम खर्चा करना पड़ेगा कोई चीज बनाने में तो वाई ज्यादा बनाएगा. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी बेटर होगी, कॉन्सिक्वेंटली ज्यादा कमोडिटी सप्लाई करी जाएगी एक्जिस्टिंग प्राइस. अगर टेक्नोलॉजी बेटर होगी, बेटर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ऐसे करके लिख लिया करो, टेक्नोलॉजी बेटर, सप्लाई. ठीक है. नेक्स्ट इज बिजनेस एक्सपेक्टेशन. इन सिचुएशंस ऑफ बुलिश एक्सपेक्टेशंस, इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू राइज एंड सप्लाई स्टार्ट राइजिंग. बुलिश इन्वेस्टमेंट, बुलिश, बुल और बेयर का मतलब क्या होता है. बुल मतलब जब आप उम्मीद कर रहे हो कि मार्केट एक्सपैंड होगा, जब आपको ज्यादा फायदा होगा. और बेयरिंग होता है जस्ट अपोजिट में हैपन ड्यूरिंग बेरिश सिचुएशन. बेरिश मतलब जब आपको बेयर करना पड़े, कुछ झेलना पड़े. इस सिचुएशन में क्या होता है, आप अपनी सप्लाई स्टॉप कर दोगे. तो याद रखना, बुल मतलब आगे, बेयर मतलब रुकना है. फिर बेयर यानी कि जब आपको सफर करना पड़ेगा, और बुल मतलब जब मार्केट में प्रॉफिट हो गया, मार्केट एक्सपैंड हो गया. गवर्नमेंट पॉलिसी, तो टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उससे भी हमारी मार्केट सप्लाई इम्पैक्ट होती है. अगर टैक्स इंक्रीज कर देगी सरकार तो सप्लायर को महंगा पड़ेगा ना, सप्लायर कम सप्लाई कर देगा, सप्लाई को. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था हमने. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अब याद रखना है, क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. क्वांटिटी सप्लाइड किस वजह से चेंज होगी, क्वांटिटी सप्लाई सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होती है.
और सप्लाई अदर फैक्टर्स से चेंज होती है। ये तो यार पता है सबको। तो क्वांटिटी सप्लाई विल ओनली बी इफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्राइस और बाकी की चीजों से अदर फैक्टर्स। ठीक है, अंडरस्टैंड? सो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट अदर थिंग, बाकी चीजें कांस्टेंट अगर रहती हैं तो रिलेशनशिप है कमोडिटी की प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। मोर सप्लाई होगी हायर प्राइस पे और कम सप्लाई होगी लोअर प्राइस। सो इसके लिए उन्होंने एक टेबल बना के दिया है आपको। अगर प्राइस 10 है तो क्वांटिटी आप देते हैं सप्लाई कर रहे हो, प्राइस 20 हो गया, प्राइस 20 हो गया तो आपने सप्लाई कर दिया 200 और प्राइस 30 हो गया तो आपने सप्लाई कितनी कर दी 300। now you make a graph price 20 increase। ठीक है, now assumptions of law of supply। assumptions क्या होंगे law of supply के? जो हमने पहले ही बोल दिया कि बाकी की चीजें कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि it should remain constant। तो वही बोलेंगे कि बाकी की चीजों में क्या है, there should no change in the price or factors of production, no change in the technique, no change in the goal of the firm, no change in the price of the related good, no change in business expectations, and the government policy of price and production of the commodity does not। कुछ भी चीज जब उन्होंने बोल दिया कांस्टेंट रहना चाहिए, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपके लॉ ऑफ सप्लाई के assumptions। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में। The positive relationship between own price and quantity supplied of a commodity may not always hold good। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो हमने अभी बात करी कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, ये जरूरी नहीं होता। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि क्या, सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स whose supply is governed by natural factor। अभी क्या बोल रहे हैं कि इन एग्रीकल्चर फैक्टर्स, सबसे पहली चीज क्या है, एग्रीकल्चर गुड्स पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एग्रीकल्चर, अभी आपने तो खेती कर दी ना, कल को आपने गेहूं डाली, अभी 2 महीने बाद गेहूं के पैसे कम हो गए तो आप क्या करोगे, गेहूं खराब निकाल के फेंक दोगे? नहीं ना। Agriculture depends on natural factor rather than marketing या फिर market factors of supply and demand। समझ में आया? So natural factors, natural calamities अगर आ जाएंगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी और सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाएगी। However, high the price gain, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो नेचुरल कैलामिटी आ गई या गेहूं खराब हो गया तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी हायर हो प्राइस, आप सप्लाई इंक्रीज कर पाओगे? गेहूं की बनी ही नहीं, जब प्रोड्यूस ही नहीं हो तो सप्लाई कैसे इंक्रीज होगा? अंडरस्टैंडिंग? तो सप्लाई ऑफ गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर प्राइस टेंड्स टू राइज। ये बोल रहे हैं सोशल डिस्टिंक्शन ऐसी चीजें जो सोसाइटी के लिए जरूर, जो सोसाइटी के थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ जिनका इसको क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट, तो बेसिकली डिफरेंट फॉर सोसाइटी, जो कि रेगुलर चीजें नहीं है, सोशली डिस्टिंक्ट है, इनकी भी सप्लाई हमेशा लिमिटेड ही रहेगी, चाहे प्राइस राइज भी हो। At a given point of time, sellers will be willing to sell more of the perishable commodity even at the lower price। सबसे पहली चीज एग्रीकल्चरल गुड्स, सेकंड इज योर सोशल डिस्टिंक्शन वाले आइटम्स, social distinction, and third is your perishable items। perishable कौन से आइटम होते हैं? जिनकी खराब होने का डर होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मिल्क बेचती हूँ तो मैं इस चीज का इंतजार करूंगी कि मिल्क कब महंगा होगा और मैं तब बेचूंगी, तब तक तो दूध खराब हो जाएगा ना। सो पेरिशेबल कमोडिटी ऐसी चीजें हैं जिनको आप नो मैटर व्हाट्स द प्रिवेलिंग प्राइस यू सेल देम, आप उनको बेच देते हो। तो अगर आप नहीं बेचोगे तो मुझे लोअर प्राइस मिल रही है, इसके लिए भूख नहीं मिलेगी, तो खराब हो जाएगा। समझ में आया तीनों चीजें? थ्री थिंग्स which do not follow law of supply। movements along the supply curve and shifts in the supply curve। First, look at the board, focus on the board, then read once and then understand। ठीक है?
सबसे पहले हम मूवमेंट ऑफ सप्लाई को पढ़ते हैं। मूवमेंट क्यों होता है? मूवमेंट विल ओनली हैपन इन केस ऑफ प्राइस चेंज। मूवमेंट क्यों होगा? मूवमेंट सिर्फ प्राइस एज अ फैक्टर ही से होगा, यानी कि अगर प्राइस ऊपर नीचे होगा, इन दैट केस ओनली देयर विल बी अ मूवमेंट इन द प्राइस। फॉर एग्जांपल, earlier the price was 10 and the quantity sold was 100. Now price is 20 and the quantity sold is 200. So in this case, तो इस केस में क्या हुआ? पहले आपका ये था, कितनी सप्लाई थी आपकी? नाउ मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। तो ये आपकी क्या हो गई? अपवर्ड मूवमेंट हुई कि डाउनवर्ड मूवमेंट? अपवर्ड मूवमेंट। सो इन केस द प्राइस विल राइज, जब प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होती है? मूवमेंट विल बी movement will be upward, increasing movement will be upward। ठीक है, समझ में आया ये? upward movement of the supply curve, या फिर इसको आप किस डायरेक्शन में जा रही है? आप इधर से राइट में, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे ऐसे खड़े हो तो it is going towards left, right कि नहीं left, इसको हम क्या बोलेंगे? leftward movement भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? leftward move। Understand? Now come, in case earlier the price was 20, now the price is 10, quantity will fall from 200 to 100। so earlier the price, earlier this was supply, अभी क्या हो गया? now this would be downward movement। so in case the price falls, there will be a downward movement or the rightward movement। ठीक है, शिफ्ट नहीं बोलना है, राइटवर्ड मूवमेंट बोल रहे हैं। क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। समझ में आया? शिफ्ट और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है? शिफ्ट में ये आपका डिमांड कर्व भी आगे चल जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ शिफ्ट आपकी डिमांड सप्लाई चल रही है, इन केस ऑफ शिफ्ट सप्लाई कर्व विल मूव फॉरवर्ड। जैसे आपने डिमांड में पढ़ा होगा ना, शिफ्ट कर्व, डिमांड कर्व, बाकी के फैक्टर्स जब चेंज होते हैं तब अभी कंफ्यूज हो तो मूवमेंट समझ में आया? प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द, मैंने पहले बोला है वर्ड्स को बहुत केयरफुली याद रखना है इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, प्राइस फॉल अगर होगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई। ठीक है, इसको एक्सटेंशन, अभी क्या हो रहा है? तीन नाम होगा, एक में बता दिया अपवर्ड मूवमेंट, एक में बता दिया राइटवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड मूवमेंट, और एक और नाम होगा इसका एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। ये एक्सटेंड हो रही है ना, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, दिस विल बी नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड दिस विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो समझ में आया दोनों चीजों में डिफरेंस? मूवमेंट ऑफ सप्लाई, अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? इन केस ऑफ एक्सटेंशन प्राइस इंक्रीजेस, इन केस ऑफ एक्सटेंशन प्राइस इंक्रीजेस, इन केस ऑफ कंट्रैक्शन प्राइस डिक्रीजेस। इन केस ऑफ एक्सटेंशन देयर इज अ upward movement of the supply, in case of contraction there is the downward movement, leftward movement and okay। so पहले shift बात करने के समझ में आया? let's read it once। so movement along the supply curve को हम extension या फिर contraction बोलते हैं in response to changing। अभी देखो मैं बता रही थी कि प्राइस की वजह से ये चेंज हो रहा है, in response to change in price ही आपकी movement होगी। अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई कांस्टेंट रहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कब होगा? जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, जब प्राइस की कमोडिटी इंक्रीज होगी। कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कब होगा? जब क्वांटिटी सप्लाई कम होगा, जब प्राइस डिक्रीज। शिफ्ट, अब शिफ्ट डालने पड़ेंगे। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बताई दिया है मैंने। दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज कंट्रैक्शन। आप पीछे एग्जांपल्स भी देख सकते हो, सेम चीज हमने लिखी है, देयर इज नो डिफरेंस।
extension of supply is indicated by movement. Extension now कहाँ से कहाँ हो रहा है? Movement from point A to point B is your extension. In this case, movement from point B to A is your contraction. समझ में आया? This is contraction. This is extension. So this was about your movement. Understand movement आपको समझ में आई? I will move to now shift. So shift in the supply curve. The shift of the supply curve refer to increase or decrease in the quantity supplied. Even own price of the commodity. इस केस में जो प्राइस होगी वो कांस्टेंट रहेगी. ये कौन से फैक्टर्स की वजह से होती है? अगर अदर डिटर्मिनेंट्स मान लो रिलेटेड गुड्स, गोल्स, नंबर ऑफ फर्म्स, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी हमने बातें की, हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना पीछे, तो प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे उनमें अगर किसी तरीके का कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से सप्लाई क्या होगी? रिपीटिंग अगेन, प्राइस को छोड़ के हमने जितने भी बाकी के फैक्टर्स पढ़े थे जिसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ द फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे चीजों में अगर कोई चेंज होगा तो इसकी वजह से सप्लाई विल शिफ्ट, द कर्व विल शिफ्ट. समझ में आया? So, decrease in the supply implies a backward shift in the supply curve. Quantity supplied decreases even when the whole change. Now, अब हम supply curve इसको समझ लेते हैं. Movement of supply curve. So, अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है. नाउ इन दिस केस क्या है? प्राइस इज कांस्टेंट. प्राइस आपकी पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, पर जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई फ्रॉम 20 टू 30. अब इसको आप एग्जांपल ले लो. कुछ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई और इसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो गई. तो इन दिस केस price is still constant. Price is still the same. The supply curve will shift towards. Supply curve will shift towards right. अगर आपने इसको S माना है, this will be S dash. समझ में आया? सब understanding. In case technology और खराब हो या फिर अभी हमने business expectations के बारे में पढ़ा था. Bullish expectations. दिखाया ना हमने bullish and bearish. In case of bullish expectation तो ये होगा. bullish expectation क्या है? जब आपकी bullish expectation क्या है? जब आपको फ्यूचर में बिजनेस बेटर होने की उम्मीद हो. In this case there will be a rightward shift. किस तरीके का शिफ्ट होगा? rightward movement. rightward shift. rightward क्या होगा? shift. And in this case क्या होगा? bearish expectation होगी तो leftward shift होगा. S and S. Clear? समझ में आया? So, at the existing price 10, quantity supplied increased from 20 to 30. Accordingly, supply curve का वो shift हो गया from S to S dash. The producer अपना क्या करेगा? पहले अगर A आउटपुट में सामान बेच रहा था, प्राइस 10 ही है ना? अगर वो इतना सामान बेच रहा था तो आपको इतना सामान बेच, सप्लाई इंक्रीज हो गई ना? 20 से 30 हो गई. In this case, प्राइस अभी भी कांस्टेंट है 10. पहले कितनी क्वांटिटी बेच रहा था वो? 10. पहले अगर वो दिखाएंगे पहले 10 रुपए था, पहले तो क्वांटिटी 30 थी, अब कितनी हो गई? 20. तो 20 क्वांटिटी 30, 20, 30. अंडरस्टैंड? समझ में आया? दिस इज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ये क्या है? दिस विल बी योर लेफ्टवर्ड शिफ्ट. तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब क्वांटिटी सप्लाई कम होगी बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स देन प्राइस. प्राइस के अलावा अगर किसी भी फैक्टर में नेगेटिव चेंज आता है उसकी वजह से आपकी डाउनवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट होगा और राइटवर्ड शिफ्ट होगा. जब समझ में आया? इंक्रीज इन सप्लाई, ये जो इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट किस किस केस में होगी? अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए जिसकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाए,
फैक्टर की प्राइसेस जो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्राइसेस दे रहे हो वो कम हो जाए। प्राइस ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट, यानी कि चाय और कॉफी की अगर हमने बात करी तो मान लो इसमें कॉफी की प्राइस में भी कांस्टेंट ही है। मान लो चाय अगर सस्ती हो जाती है तो मैं क्या करूंगी, कॉफी की सप्लाई को, चाय सस्ती हुई है, चाय अगर सस्ती हो गई तो मैं किसकी सप्लाई को इंक्रीज करूंगी, कॉफी की सप्लाई को इंक्रीज करूंगी, रोकूंगी नहीं। चाय अगर सस्ती हो गई तो मैं कॉफी की सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगी। कॉफी के पैसे अभी उतने ही है, 10 रुपए ही है, पर चाय सस्ती हो गई, मुझे उससे बेनिफिट कम हो रहा है और मैं बोलूंगी कॉफी ज्यादा मुझे, तो कॉफी की प्राइस को मैं, कॉफी की सप्लाई को मैं क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी फ्रॉम 20 टू। वही बोल रहे हैं कि जब कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस कम हो जाए तो उसकी वजह से प्रोड्यूसर दूसरे गुड की प्राइस सप्लाई को बढ़ा। हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन हो अगर आपको तो प्रोड्यूसर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो सप्लाई विल बी देन बुलिश एक्सपेक्टेशन के केस में राइट वर्जन। शिफ्ट इन द गोल ऑफ द फर्म, अगर फर्म अपना गोल चेंज कर लिया है, मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, से वो सेल मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल मैक्सिमाइजेशन पे आ जाए तो वो क्लियरेंस सेल वगैरह लगा सकती है जिससे आपकी आउट सप्लाई। सरकार ने टैक्स कम कर दिए, अब लोग सप्लायर को कम टैक्स देना है, जिस केस आल्सो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या है, इसको हम इंक्रीज इन सब, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई भी बोल सकते हो आप, या फिर इसको हम राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इन दिस केस दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई एंड दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हां, बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड भी बोल लो इसको, बैकवर्ड को, देयर आर डिफरेंट नेम्स, अपवर्ड और डाउनवर्ड में यूज करना है, ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई के रीजन, अभी जितने भी हमने रीजन इंक्रीज इन सप्लाई के पढ़े उसका उल्टा हो जाएगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस एक्सपेक्टेशन बिलो हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, या फिर कॉफी सरकार टैक्स बढ़ा देगी, आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, ऑल दिस, ठीक है। हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई कर्व ऑफ द, चेंज इन टेक्नोलॉजी से क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, चेंज इन टेक्नोलॉजी बोला तो अगर टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड यानी कि पुरानी होगी तो सप्लाई को प्रायर टू मतलब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी तो सप्लाई का आगे बढ़ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज इन सप्लाई भी। तो when टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होती है, टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाती है, यानी कि जो आप प्रोडक्शन करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है ना, में जो आप खर्चा कर रहे हो वो कम हो जाती है। अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर हायर सप्लाई देगा कमोडिटी की, thus quantity supply will increase from S dash to S dash to S to S dash. Now how does change in input price affect supply curve? Change in input price यानी कि जो भी आप, जैसे कि इनपुट प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, जो आप इनपुट डालते हो उसकी प्राइस बढ़े या कम हो जाए। अगर इंक्रीज हो जाएगी इनपुट प्राइस यानी कि आप जो रॉ मटेरियल्स लगा रहे हो उसके पैसे बढ़ गए, मान लो मैं शर्ट बना रही हूँ, मैंने शर्ट बनाने के लिए धागा महंगा हो गया है, कॉटन महंगी हो गई, इन दिस केस मुझे शर्ट बनाना क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, और जब मुझे शर्ट बनाना महंगा पड़ेगा तो मैं क्या कर लूँगी, मैं कम कर लूँगी, जब मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी। सेम थिंग्स को दे आर रिपीटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, आपको जिस तरीके से समझ में आ जाए। इनिशियली अगर प्रोड्यूसर, अगर हम डायग्राम से एक बार और समझ लेते हैं, अगर दिस इज द प्रोड्यूसर, वो इस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, इन केस इनपुट प्राइस यानी कि रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो जाती है तो इस तरह डायग्राम में क्या है, ना इनपुट प्राइस, जब इनपुट की प्राइस इंक्रीज हो गई तो कॉस्ट ऑफ, इनपुट की प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इनपुट की प्राइस डिक्रीज हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो मैं सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगी, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट। तो अगर दिस इज S, दिस इज S1, और अगर इनपुट प्राइस बढ़ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल के पैसे बढ़ गए, मुझे चीज बनाना महंगा पड़ेगा, सप्लाई को मैं कम कर दूंगी एंड द सप्लाई
सप्लाई कर्व विल शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा टू S। और मैं इस केस में कितनी क्वांटिटी, इस केस में क्वांटिटी इंक्रीज हो गई ना, देखो एग्जिस्टिंग प्राइस में क्वांटिटी इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आया? नाउ एक्साइज टैक्स एंड सप्लाई कर्व। एक्साइज टैक्स इज अ टैक्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो उसमें जो आप टैक्स भरते हो उसको क्या बोलते हैं, एक्साइज टैक्स बोलते हैं। इट रेजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसकी वजह से भी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंगली अ प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल लेस एट द एक्जिस्टिंग प्राइस, इस सिचुएशन में सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई। When excise tax is divided, supply curve shifts to the left, less quantity by कुछ भी चीज जिससे सप्लायर को अपना प्रोडक्ट बनाना महंगा पड़ जाएगा, जब उसको महंगी पड़ेगी कोई चीज तो वो अपने सप्लाई को, चाहे वो टैक्स लग के महंगी पड़ रही हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी लग के महंगी पड़ रही हो, या फिर इनपुट रॉ मटेरियल डाल के महंगी पड़ रही हो, तो वो वापस कर देगा, वो अपनी सप्लाई को कम करेगा। सस्ती पड़ेगी तो अपनी सप्लाई बढ़ा। Now सब्सिडी और सब्सिडी एंड सप्लाई का, अभी सब्सिडी के इसमें तो पॉजिटिव हो गया ना, टैक्स तो प्रोड्यूसर को देना पड़ेगा, सब्सिडी उसको मिलेगी। सब्सिडी तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है ना, सब्सिडी क्या है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो सब्सिडी प्रोड्यूसर को ऑफर करी जाती है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। अगर प्रोड्यूसर के लिए, जब प्रोड्यूसर को मार्केट में इक्वल मतलब अच्छे से नहीं होगा, वो ग्रो कर पा रहा है या नहीं प्रोडक्शन कर पा रहा है, the resultant loss of the producers is compensated by the way of subsidy। जब सब्सिडी ऑफर करी जाएगी, कि बस ज्यादा पैसे हुए ना खर्चा करने के लिए, तो सप्लाई विल शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। सप्लाई के केस में क्या है, अगर किसी सप्लाई को सब्सिडी मिल गई तो वो और ज्यादा प्रोडक्शन करने लगेगा, सप्लाई विल शिफ्ट राइटवर्ड। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई। रिलेटेड प्रोडक्ट्स वाला एक बार समझ लेते हैं। नाउ रिलेटेड प्रोडक्ट क्या है, इनकी प्राइस कॉफी और टी रिलेटेड गुड्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें प्राइस दूसरी गुड की चेंज हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे कॉफी लिखो और यहाँ पे टी। नाउ प्राइस ऑफ कॉफी इज 10 एंड टी ऑफ कॉफी, प्राइस ऑफ टी इज 7 and now 5। कॉफी का सप्लाई 10 रुपए में 20 है, 10 रुपए। यहाँ पे टी का सप्लाई क्या होगा, 10 रुपए में अगर 30 होगा, 5 रुपए को क्या कर लेगा, कम कर लेगा, इसलिए आपको कम कर लेगा। क्यों, क्योंकि सप्लाई किससे वर्क करता है, लोअर द प्राइस द सप्लाई, हायर द प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, इसकी प्राइस में चेंज हुआ है, पर इसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से आपकी इधर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉफी बेचना विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर अ प्रोड्यूसर। तो इन दिस केस अगर सप्लाई कर्व ऑफ कॉफी शिफ्ट फ्रॉम राइट, अगर राइट इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इन केस द प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज, और इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, इन केस द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज। समझ में आया? अब इस डायग्राम में आपको टी कॉफी नहीं लिखना है, इस डायग्राम में तो कॉफी का ही डायग्राम बनेगा, बस रीजन ये होगा कि देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट बिकॉज़ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज। प्राइस ऑफ टी इंक्रीज मतलब उल्टा हो जाएगा, तो टी की सप्लाई इंक्रीज कर देगा और कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना आप किसका डायग्राम बना रहे हो, टी का डायग्राम बना रहे हो या कॉफी का बना रहे हो। अगर आप कॉफी का बना रहे हो और आप टी की प्राइस बढ़ा रहे हो, आप अगर कॉफी का डायग्राम बनाया है आपने और आपने टी की प्राइस को कम कर दिया है तो राइट पर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर कॉफी का बनाया टी की प्राइस को बढ़ा दिया तो a rise in the price of the tea leads to the backward shift in the supply curve of the coffee because a rise in the price of a tea। ठीक है, सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये डायग्राम वगैरह को आप जब देखोगे तो आपको बेटर तरीके से चीजें समझ। नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हमने अभी जब हम डिमांड कर्व पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि कुछ व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब आप कितना प्रिवेलिंग प्राइस पे
आप अपनी सप्लाई को कितना खींच सकते हो। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, खींचने की क्वांटिटी। जैसे हमने देखा था डिमांड कर्व, जब हमने परफेक्ट कंपटीशन केस पढ़ा तो उसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसका मतलब क्या, जितना मर्जी बेचो। दिस इज व्हाट इलास्टिसिटी इज। जैसे जैसे आप नीचे, दिस विल बी लेस इलास्टिक, दिस विल बी फर्दर लेस इलास्टिक, और अगर ये बिल्कुल नॉट एट ऑल इलास्टिक, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा, दिस विल बी परफेक्टली इलास्टिक, लिटिल लेस, इससे थोड़ा कम, और सबसे। इसमें डिफरेंस क्या होता है, दिस इज द डायग्राम। तो आप चाहे कितनी भी प्राइस इंक्रीज करते जाओ, क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। इन दिस केस आप, अगर ये वाला केस है, इस केस में आप प्राइस कांस्टेंट है, आप जितनी मर्जी क्वांटिटी बेच सकते हो ना। ये जो थोड़े से दो अलग केस क्या है आपकी, एक तो थोड़ा स्टीपर कर्व बनता है और एक थोड़ा सा फ्लैटर कर्व बनता है। स्टीपर कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और फ्लैटर कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। सॉरी उल्टा बोल गया, दिस इज स्टीपर एंड दिस इज फ्लैटर। अभी ये डिमांड के वजह से मैं सप्लाई करना आ रही हूं, ठीक है, समझ में आया। दिस इज अ सप्लाई कर्व। इन दिस केस क्या होगा, जब यहाँ प्राइस के इंक्रीज होने से प्राइस तो कितनी इंक्रीज हुई, क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो गई, देख रहे हो, समझ में आया। अ लिटिल इंक्रीज इन प्राइस की वजह से सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज। इन दिस केस क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी बहुत ज्यादा, तो क्वांटिटी उतनी नहीं। समझ में आया। दिस इज द डिफरेंस इन डिटेल, अपन इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट इज इट, बट यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इलास्टिसिटी, प्रिवेलिंग प्राइस पे आप कितनी सप्लाई को एक्सटेंड कर सकते हैं।